नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबरों में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मेट्रो सिटी का। गुरुग्राम के राजीव चौक पर बुर्का पहनी महिला ने टैक्सी चालक पर चाकू से हमला कर दिया। टैक्सी ड्राइवर को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ड्राइवर खतरे से बाहर है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी महिला मिस्र की रहने वाली है। पुलिस महिला से हमले को लेकर पूछताछ भी कर रही है। अपना नाम बताओ। मेरा नाम रघुराज है। रघुराज, क्या हुआ था बताओ। मैं वहाँ गाड़ी खा था, मैं सवारी लेके जा रहा हूँ, मैं स्टेरिंग में गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा। तो ये सवारी मैंने बैठा रखी आनंद विहार की। ये पीछे से आई थी, मुझे लगा कहीं जाने के लिए पूछेंगे, तो इधर उधर देखा ऐसे, क्या काम है, चाकू मारा भाग। पीछे से आई थी, इधर उधर देखा, मेरी तरफ देखा और ऐसे कर देख कर सब मार भाग। गाड़ी में तो मैं गाड़ी में बैठ गई, गाड़ी में किराए की गाड़ी है, मैं रेंट पे गाड़ी लेके चला। कौन है लेडी? नहीं मैं दे रहा हूँ। मुझे नहीं पता कौन है, कहाँ से आई है। आई थी और इसने मुझे यहाँ चाकू मारा। वहीं एक चश्मदीद से हमारी संवाददाता शिवानी लोहिया ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। हम गुरुग्राम की उसी जगह पर मौजूद है जहां पर एक हिजाब पहनी महिला ने जो है एक कैब ड्राइवर के ऊपर चाकुओं से वार किया है। जी हाँ, मामला दोपहर 12 बजे के करीब का है, जब जिस समय में एक महिला जो है वो यहाँ पर खड़ी हुई थी और उसने जो है वहां से, जहां से आम व्हीकल जो है, कमर्शियल व्हीकल हो या प्राइवेट व्हीकल, वो वहां से आ सकते हैं, वहां से एक कमर्शियल नंबर की गाड़ी आती है, कैब आती है और उसको हाथ वो महिला यहाँ देती हुई नजर आई। फिर उसके बाद इसी जगह पर जो है कैब ड्राइवर ने जो है कैब को रोका और यहाँ जब जैसे ही कैब ड्राइवर ने कैब को रोका तो महिला ने उसके ऊपर चाकुओं से जो है वार कर दिया। महिला ये चीज बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि कमर्शियल नंबर जो है वो इस लेन में नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये वीआईपी लेन है, और महिला चाकू मारने के बाद इस लेन में जो है वो भाग गई। हालांकि जो कैब ड्राइवर था उसने हिम्मत नहीं हारी और वो उसके पीछे दौड़ता रहा और उसने दौड़ते दौड़ते ही पुलिस को भी इस चीज की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पुलिस पे पहुंचने के बाद पुलिस ने जो है उस महिला को दबोच लिया, लेकिन तब भी जो है वो महिला बाज नहीं आई और उसने जो है महिला पुलिस कर्मियों के साथ भी जो है हाथापाई की है। आपको बता दूं कि ये जो है सिविल लाइन इलाका है और कोने पर ही, केवल जहां पर घटना हुई है वहां से केवल 100 मीटर दूर ही जो है पुलिस बूथ भी है, और बावजूद उसके यहाँ पर एक इतनी बड़ी जो घटना है वो यहाँ पर हो गई है। यही वो सारी जगह है जहाँ पर संपूर्ण जो घटना है राजीव चौक पर जहाँ पर हुई है, और भी यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद है। ये अंकल जो है उस समय भी जो है यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो कहते हैं। अंकल, क्या हुआ था तब आप मौजूद थे, क्या हुआ था असल में? अरे वो पुलिस वाला आया, पुलिस वाला पकड़ रहा था, पुलिस वाला के ऊपर हाथ चला रहा था। अच्छा, उसने क्या किया था उस महिला ने? वो महिला ने चाकू मार दिया था। किसको चाकू मारा था? गाड़ी वाला के। क्यों मारा? पता नहीं, वो तो हाँ इधर दौड़ रहा था तो हमको दुकान पर आया, फिर पुलिस वाला बोला पानी पिएगा, पानी पिलाया, पानी पुलिस वाला के देह पर छिटक दिया, पूरा बोतल 3-4 गो खाली कर दिया। कोई भाषा बोल रही थी, कोई बात बोल रही थी वो? नहीं, कुछ नहीं बोल रहा था, नहीं ऐसे मार रहा था पुलिस वाला के। आपको बता दूं कि वो जो महिला है वो अभी भी जो है बात करने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल वो सिविल लाइन थाने में मौजूद है और महिला पुलिसकर्मी जो है उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन पूछताछ के दौरान भी वो महिला जो है कुछ भी बोलने में असमर्थ नजर आ रही है और वो एक ऐसी अरबी भाषा का जो है प्रयोग कर रही है जिसकी बात को समझ पाना अभी फिलहाल मुश्किल बताया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि जब पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी तो आखिर क्या निकलकर सामने आएगा। कैमरा पर्सन नैन्सी चौहान के साथ मैं शिवानी लोहिया। गुरुग्राम के चिंटल पैराडिसो में हादसे का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हादसे में नामजद सभी 7 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, तो वहीं अब हादसे के दोषियों को सजा दिलाने और न्याय की मांग को लेकर चिंटल पैराडिसा के निवासियों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है और भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। चिंटल पैराडिसो हादसे में गिरफ्तारी कब, कौन बचा रहा,
मौत के जिम्मेवारों को सभी नामजद आरोपी हुए फरार। क्या कार्रवाई के नाम पर हो रही खाना पूर्ति? अब भूख हड़ताल पर बैठे स्थानीय निवासी। प्रशासन से गुहार, न्याय दे दो सरकार। गुरुग्राम के चिंटल पैराडिसो में हादसे का मामला अब गर्माता जा रहा है। हादसे के सभी नामजद आरोपी जहां फरार हैं, तो प्रशासनिक कार्रवाई से स्थानीय लोग खुश नहीं हैं। वहीं प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए चिंटल पैराडिसो के निवासी धरने पर बैठ गए हैं। और धरना भी ऐसा वैसा नहीं, भूख हड़ताल वाला है। चिंटल पैराडिसो अपार्टमेंट में रहने वाले लोग हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें कि 10 फरवरी को गुरुग्राम का सेक्टर 109 अचानक से दहल उठा। सेक्टर 109 स्थित चिंटल पैराडिसो अपार्टमेंट में बड़ा हादसा हो गया, जहां 7वीं मंजिल पर रेनोवेशन का काम चल रहा था। लेकिन इसी दौरान 6वीं मंजिल का लेंटर टूटकर गिर गया। 6वीं मंजिल के लेंटर की जद में सभी 5 मंजिलों के लेंटर आ गए और जैसे ही चिंटल पैराडिसो बिल्डिंग में लेंटर टूटने की खबर आई, वैसे ही हर तरफ हाहाकार मच गया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान चलाया। कई घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। वहीं अचानक हुए इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा हुआ, लेंटर टूटा, 2 मजदूरों की मौत हुई, कई घायल हुए। इसके बाद जांच की आंच में कई लोग, कई डिपार्टमेंट आए। आखिरकार चिंटल पैराडिसो में हादसे के 7 जिम्मेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वहीं अब चिंटल पैराडिसो अपार्टमेंट में स्थानीय निवासियों ने न्याय की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। चिंटल पैराडिसो अपार्टमेंट में रहने वाले लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनको न्याय मिले। लेकिन सवाल यही है कि हादसे की जांच के लिए जिन 7 नामों पर मुकदमे का ठप्पा ठोका गया है, क्या उनके खिलाफ प्रशासन ठीक से जांच करेगा? क्योंकि हादसे के सभी आरोपी कानून के लंबे हाथों से दूर हैं, या फिर हादसे के जख्म पर मरहम लगाने के लिए 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। ऐसे में प्रशासनिक कार्यशैली पर भी सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कौन बचा रहा है इन दोषियों को। गुरुग्राम से शिवानी रोहिया के साथ स्पेशल डेस्क, हर खबर। और चलिए सीधा रुख करेंगे गुरुग्राम का, जहां से हमारे संवाददाता शिवानी लोहिया हमारे साथ जुड़ गई हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, ज्यादा बातचीत के लिए। शिवानी, हम जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि अपने आप में जिस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ, उसके बाद सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से लोगों को भरोसा दिया गया था कि उनकी हर संभव मदद की जाएगी। लेकिन अगर ये मदद होती दिखती या मदद हो रही होती, तो हो सकता है कि आज ये लोग भूख हड़ताल पर ना बैठते। भूख हड़ताल पर बैठने का मतलब ये हुआ कि जिस न्याय की उम्मीद वो कर रहे थे, वो न्याय शायद उन्हें मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल अमित, जिस तरीके से ये दर्दनाक हादसा 10 फरवरी को हुआ है, उसके बाद जो है वहाँ के जो लोग हैं वो दहशत में हैं। अमित, आप खुद ही सोचिए कि अगर जो व्यक्ति 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी भी वहाँ पर लगा देता है और अगले 20 साल तक वो कर्जबान भी रहता है, उसे लोन भी चुकाना है और उसको उस आशियाने को खरीदने के लिए वो इतना बड़ा रिस्क लेता है, और एक दिन उसको पता चलता है कि जिस घर में वो रह रहा है वो कभी भी गिर सकता है। हालांकि हादसा हो गया, 7 फ्लोर जो है वो गिर गए। फिर उसके बाद जो तमाम लोग हैं जो आसपास के ब्लॉक्स में रहते हैं, क्योंकि 3 ब्लॉक्स में ये हादसा हुआ था, चिंटल पैराडिसो में रहने वाला हर टावर वाला, A, B, C, D, हर टावर वाला आज यही चाहता है कि अब हम यहाँ पर नहीं रहना चाहते हैं। आप खुद ही समझ सकते हैं अमित, हालांकि मामले में 7 लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन मुझे को कहना है कि हमें न्याय तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हमारा घर गया है, उसका हर्जाना हमें कौन देगा, उसका कंपनसेशन हमें कौन देगा। हम यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, वही बात हो गई। हम आंखों देखा, जब हम देख चुके हैं कि इतना बड़ा हादसा जो है वो हो चुका है, हम यहाँ पर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, हम यहाँ पर रह भी नहीं सकते हैं। आप खुद सोचिए, हमें 7 लोग अगर गिर गए हैं, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और 18 फ्लोर तक के लोग वहाँ कैसे रहेंगे। हालांकि जो डीसीपी विभाग है और भी जितने भी शासन प्रशासन है, उन्होंने उनके रहने का इंतजाम तो कर दिया है,
छोड़कर इस परेशानी से जूझते रहेंगे। वो बेहद परेशान है और इसीलिए अब उन्होंने ठान लिया है कि वो जब तक खाना नहीं खाएंगे, जब तक शासन प्रशासन जो है उनकी इस परेशानी का हल नहीं कर देता। न्याय उनको चाहिए, क्योंकि उनका बीच का एक साथी, बीच का एक पड़ोसी जिनके साथ वो रहता था, वो चला गया है। साथ में 2 महिलाएं आपको बता दूं चली गई हैं और 2 व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से जो घायल है वो बताए जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो है, इस पूरे घटनाक्रम के बाद वहाँ के जो लोग हैं चिंतल पैरादीसों के, वो बहुत दहशत में है अमित। वहाँ वो रुक कर कितना चाहते हैं कि आप खुद ही सोचिए कि अगर पूरी जिंदगी की कमाई एक घर में लगा दी जाए, एक मकान में लगा दी जाए, एक फ्लैट में लगा दी जाए, अब उनको पता चले कि अब वो वहाँ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अगर वो वहाँ रहे तो उनकी जिंदगी जोखिम भरी हो जाएगी। वो कभी भी जो है यहाँ कोई भी हादसा जो है वो हो सकता है, उनका परिवार कभी भी जो है इस हादसे का शिकार हो सकता है, तो वो वहाँ पर कैसे रह सकते हैं। और शासन प्रशासन, क्योंकि शासन प्रशासन की एनओसी देने के बाद ही, ओसी देने के बाद ही उन लोगों के पास ये परमिट होता है, उनके पास एक मतलब एक पक्का काम हो जाता है कि हाँ ठीक है, शासन प्रशासन ने अगर ये एनओसी दे दिए तो इट मीन्स जो है ये काम पक्का है और हम इसमें रह सकते हैं। लेकिन शासन प्रशासन ने बिना किसी तहकीकात किए पहले इन लोगों को जो है एनओसी दी, इनको परमिशन दी और उसके बाद जब लोग रहने लग गए तो वहाँ पे हादसा हुआ। तो अब जो है इन लोगों की मांग सिर्फ इतनी है कि या तो हमें शासन प्रशासन को हमें हमारा सुलझा कर रख के दे, जिससे कि हम लोग अपने घर में ढंग से रह सके, हमारा पैसा हमें दे, या फिर हमें न्याय दे जिसमें भी हमारा जो साथी गया है, हमारी जो 2 महिलाएं गई है उनका कंपेंसेशन हमें मिले। और साथ ही सबसे बड़ी बात, हमें अगर आप भी होते या फिर तीसरा कोई साथी होता, वो भी यही चाहता कि जो हमारी जिंदगी भर की पूंजी जो हमने वहाँ पर लगा दी है, आप खुद सोचिए अमित, एक फ्लोर पर 3 फ्लैट है वहाँ पर और एक फ्लैट जो है वो 2 से 2.5 करोड़ का है। तो आप सोच सकते हैं 18 फ्लोरों के जो लोग हैं वो कितने जो है परेशान है वहाँ पर, कि उनका जो घर है वो वहाँ से छिन चुका है। वो कहाँ जाए अमित, वो रोड पर सोए। फिलहाल वैसे तो डीटीपी विभाग ने उनका टेम्परेरी रहने का इलाज कर दिया है, लेकिन टेम्परेरी रहने के शिवानी, क्या कोई गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? क्योंकि 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन क्या कोई गिरफ्तारी हुई है क्या अभी तक शिवानी? अमित, अभी तक कोई भी गिरफ्तारी जो है वो नहीं हुई है। वैसे 7 लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई है और इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन सिर्फ लीपापोती करता हुआ नजर आ रहा है। एफआईआर दर्ज हो गई है, ठीक है। एक तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई है वो गलत है। सारी बेलेबल जो धाराएं हैं वो चाहते हैं और कि जो नॉन बेलेबल धाराएं हैं उनके तहत जो है मामला दर्ज कराया जाए। और साथ ही इन लोगों का ये भी कहना है कि सिर्फ एफआईआर दर्ज करने से कुछ भी नहीं होगा, हमें रिजल्ट सामने चाहिए, हमें कोर्ट का दरवाजा पर हमें खटखटाना ही है, लेकिन अभी ऑन द स्पॉट उनके लिए कुछ ऐसा इलाज कराया जाए जिनसे कि उनके जो इतनी सालों की जो पूंजी इन्होंने घरों में लगाई हुई है उसका कोई निवारण निकल सके। अमित, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका शिवानी, इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਬੱਚਾ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਵੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗਾ ਵੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। सोनीपत नगर निगम ने
सीएम फ्लैंक टीम ने छापेमारी की है और इसी के साथ नगर निगम अधिकारियों की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे थे। लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर बिल्डिंग प्लान, नो ड्यूज सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी टैक्स और सफाई के ठेकेदारों से संबंधित कागजों को खंगाला गया। नगर निगम ने आरटीआई का जवाब भी नहीं दिया और जिसे लेकर पूछताछ की गई। डीएसपी संदीप मलिक, इंस्पेक्टर सतपाल के साथ कई अधिकारियों की मौजूदगी इस रेड में रही। सीएम फ्लैंक की कार्रवाई से नगर निगम में हड़कंप मच गया। हमारे डीएसपी साहब श्री संदीप गुलीजिया के नेतृत्व में आज यहाँ पर चेकिंग की गई थी। जो पेंडिंग जो पेंडिंग पेंडेंसी यहाँ पर है, नो ड्यूज सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी टैक्स और बिल्डिंग प्लान के तहत जितनी भी पेंडेंसी है वो पेंडिंग क्यों है। राइट सर्विस के तहत जो 15 दिन का समय सरकार ने दिया है, इसके तहत उसका निपटान करना है। उसके अलावा जो बची हुई वो क्यों बची हुई है, उनका जवाब मांगा गया है। रिकॉर्ड हमने ले लिया, इसका जवाब। तो बिल्कुल सीएम फ्लैंक की ओर से नगर निगम के दफ्तर में ये छापेमारी यहां पर की गई है। उस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता लाजपत दीजिए पूरी जानकारी, किस तरीके से इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया और किस आधार पर। जी बिल्कुल अमित, देखिए जिला सोनीपत एक ऐसा शहर है जहाँ पर पूरा भारत बसता है और इस भारत को कहीं ना कहीं सुख सुविधाएं मिले, तो ऐसा एक नगर निगम खोला गया था जिसको मद्देनजर रखते हुए लोगों को सुख सुविधाएं नहीं मिल पाई, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को समस्याओं को जूझना पड़ रहा था। उसको लेकर सीएम फ्लाइंग लगातार जो है एक रेड पड़ी है और रेड में सभी फाइलों को अपने काबू ले लिया है। और इससे पहले एक घोटाला सामने आया था जिसमें 22 लाख रुपए तुरंत ठेकेदार ने जमा कराने पड़े थे, जो सीएम फ्लाइंग की तरफ से जो है बड़ी कार्रवाई जारी है। सोनीपत एक ऐसा शहर है जहां पर नगर निगम जो है लगातार विवादों में रहता है और उस विवादों को कहीं ना कहीं कोई चूक ना रहे, इसलिए सीएम इस पर खुद ध्यान दे रहे हैं। और आज जो है सोनीपत में एक बड़ी कार्रवाई हुई है जिसको लेकर जो नगर निगम के जो फाइलें थी जिस पर घोटाले की कहीं ना कहीं बू आ रही थी, उसको मद्देनजर रखते हुए फाइलों को अपने काबू लिया है और अभी जो है तलाश जारी है ताकि और भी घोटाले इसमें खुलकर आ सकते हैं। क्योंकि सोनीपत एक ऐसा शहर है जहां पर नगर निगम काफी बड़ा एरिया है लेकिन लोगों को सुख सुविधाएं नहीं मिलती, क्योंकि सोनीपत एक ऐसा शहर है जहां से ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टेट का यहाँ पर व्यक्ति रहता हो। बात करें तो आपको बता दें कि देश विदेशों से भी बच्चे यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, लेकिन नगर निगम उनको भी कहीं ना कहीं सुख सुविधाएं नहीं दे पा रही थी, जिससे काफी परेशानी थी। और इस बात को लेकर नगर निगम विवादों में रहता है। नगर निगम में जब भी कोई बड़ा घोटाला निकल कर आता है तो ये काफी बड़ी चिंता का विषय होता है। और सोनीपत शहर एक ऐसा शहर है जहां आपको बता दें कि ये काफी बड़ा शहर है और काफी लंबे समय से समस्याओं का भंडार रहता है। जहां लोगों की समस्याएं नहीं सुनवाई होती तो नगर निगम को खोला गया था, जिससे कहीं ना कहीं जो घोटाले की बू आती है और लगातार लोगों को कहीं ना कहीं समस्या का जूझना पड़ता है। और अब आज की जो कार्रवाई है वो काफी बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि सीएम फ्लाइंग ने जो रेड की है अभी फाइलों को काबू किया है और फाइलों में कहीं ना कहीं खंगाला जा रहा है। क्योंकि सोनीपत शहर एक ऐसी सिटी है जो दिल्ली एनसीआर के नजदीक जुड़ती है। यूपी और बिहार अनेक स्टेट के लोग यहाँ पर रहते हैं, इसीलिए पूरा भारत जो है सोनीपत में बसता है और इससे कहीं ना कहीं लोगों की समस्या रहती है और लोगों का कहीं ना कहीं जो है बदनाम ना हो, नगर निगम बदनाम ना हो, सरकार बदनाम ना हो, इसलिए कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई की गई है। जी अमित शर्मा। बिल्कुल लाजपत, हम एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर जब नगर निगम के दफ्तर में छापेमारी की गई तो बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो नदारद मिले, अधिकारी अपनी सीट पर दिखाई नहीं पड़े, दफ्तर में वो थे नहीं, इसके अलावा और क्या खामियां पाई गई? जी बिल्कुल अमित, देखिए अभी तक फाइलें ली गई है, अब अधिकारी कहीं ना कहीं बसते हुए नजर आ रहे हैं। और नगर निगम एक ऐसा शहर है जिसमें पहली बार मेयर और अनेक तरह के जो नेता हैं वो इसमें शामिल हुए हैं, जिन्होंने अभी ताजी चुनाव लड़ा था। और अब कहीं ना कहीं नगर निगम से लोगों को विश्वास जताया गया था कि विकास कार्य होंगे, लेकिन विकास कार्य नहीं हो पा रहे। तो इस बात को लेकर संज्ञान है जो कि सरकार की पूरा फोकस है और पूरा नजर है, क्योंकि नगर निगम एक ऐसा जो वो सोनीपत में है जो लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे आपको बता दें कि जो काफी गांव जुड़ते हैं, शहर जुड़ते हैं, छोटे छोटे बाजार जुड़ते हैं, लेकिन आज तक कोई भी काम नहीं हुआ है। लोगों के अंदर एक कहीं ना कहीं नगर निगम के लिए नाराजगी है। अगर नगर निगम ना होता तो लोगों को समस्याओं का भी कहीं ना कहीं सामना ना करना पड़ता, क्योंकि मोटे टैक्स दिए जा रहे हैं लेकिन लोगों को समस्या जैसी
तहस बनी हुई है। इस बात को लेकर लोगों के अंदर काफी बड़ी नाराजगी है और सीएम फ्लाइंग की पूरी पैनी नजर है। और आज जो है वो फाइलें अपने काबू की गई है, जो सीएम फ्लाइंग ने जो अपने काबू की गई है, और जो कर्मचारी थे वो अपनी सीटों पर नहीं मिले। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो कर्मचारी थे वो नदारद मिले हैं और अभी उनसे भी पूछताछ जारी है, क्योंकि वो इसीलिए सीट से गायब थे ताकि उनसे पूछताछ करनी थी, लेकिन वो अपनी सीट पर नहीं मिले। ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर देखिए समस्या है तो उसका सामना करना होता है, उसकी जो बात होती है, जांच होती है। तो ये सीधा सा सवाल है, सीधी सी बात है। जो अपनी सीट पर नहीं मिला वो कहीं ना कहीं दोषी है, और वो दोषी इसलिए है कि वो अपने आप को बचाने के लिए सीट से गायब हुआ है। तो ये सीधा सा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी कार्रवाई है, और बड़ी कार्रवाई में कहीं ना कहीं जो दाल पूरी तरीके से काली है, दाल काली है, इसीलिए सीएम फ्लाइंग ने अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। और लगातार जो है इसमें कोई बड़ा घोटाला जरूर खुलकर आएगा। लगातार सोनीपत का नगर निगम सवालों के घेरे में रहता है और काफी बड़ी समस्या सामने लोगों के रहती है। जी अमित। बिल्कुल राजपथ, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। भले ही गर्भपात को रोकने के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से लाख प्रयास किए जा रहे हैं, बावजूद इसके चंद रुपयों के लालच में कुछ लोग आज भी इस धंधे में लिप्त हैं। और इसी कड़ी में पलवल स्वास्थ्य विभाग की टीम मुख्य चिकित्सा अधिकारी ब्रह्मदीप सिंह के मुख्य निर्देश के अनुसार बल्लभगढ़ सोना रोड पर स्थित ठाकुर क्लिनिक पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। छापेमारी टीम ने नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार, पीएनडीटी डॉक्टर महेश नरवत, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रियंका और ड्रग कंट्रोलर पूजा चौधरी मौजूद रहे। जिला सिविल सर्जन और डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि क्लिनिक पर पहुंचकर टीम ने एक नकली ग्राहक को गर्भपात कराने के लिए क्लिनिक में भेजा। ठाकुर क्लिनिक के संचालक डॉक्टर परवेश ठाकुर ने नकली महिला मरीज से 900 लेकर यानी कि 900 रुपये लेकर उसे गर्भपात करने के लिए एमटीपी किट की 5 गोलियां दी और खाने की विधि बताई। नकली ग्राहक ने जैसे ही बाहर आकर टीम को इशारा किया, टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए डॉक्टर प्रवेश ठाकुर से दवा के लिए वसूले गए 900 रुपये बरामद कर लिए। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्लिनिक संचालक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी। हमें सूचना मिली गुप्त सूत्रों से कि बल्लभगढ़ के एक क्लिनिक के अंदर खुलेआम एमटीपी का कार्य किया जा रहा है और वो लोग धड़ल्ले से ये कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जिले के अंदर भी लोगों को समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो एक हमारे इसको देखते हुए इन्फॉर्मर से इन्फॉर्मेशन पूरी लेकर और एक डिकॉय कस्टमर तैयार किए गए, जिन्हें हमने बताया कि आपको जाकर ये अपना एमटीपी कराने के लिए सामने जाना है और उस शॉप में जाकर बताना है कि मुझे एमटीपी करानी है क्लिनिक में। तो यही हुआ, उन्होंने जाकर जो पीएनडीटी की टीम और एमटीपी की टीम बनाई गई, जिसके अंदर डॉक्टर परवीन, डॉक्टर प्रियंका और हमारे ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पूजा जी, इनकी टीम ने वहां जाकर, जब डिकॉय ने पहले जाकर मांगा उनसे और उनको 1000 रुपये दिए, उन्होंने फटाफट से वो एमटीपी किट दे दी। और साथ साथ हमारी जो रेडिंग टीम साथ में थी, उन्हें वहीं पर धर दबोचा और उनके पास से वो पैसे भी, जो काउंटेड नंबर वाले पैसे थे, वो भी बरामद किए। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के ऊपर संदीप दीक्षित ने निशाना साधा है। संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल पर वार किया है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आपको दिया था एनआरआई लोगों ने फंड, ये कहा फंड को निजी खर्च में इस्तेमाल किया है। एनआरआई लोगों के साथ विश्वासघात किया है अरविंद केजरीवाल ने। तो संदीप दीक्षित का ये बड़ा हमला, बड़ा आरोप केजरीवाल के ऊपर, अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आपको बहुत सारे ऐसे एनआरआई हैं जिन्होंने फंड किया, जिन्होंने पैसा दिया, लेकिन उन्होंने इसका निजी इस्तेमाल किया। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस नेता और कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित की ओर से ये गंभीर आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगाए गए। संदीप दीक्षित का केजरीवाल पर वार, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और फिलहाल इतना एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।